बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर। और स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम इस्तेमाल करूँगा 13.14। इसी तरह हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो होगा फ्रेंड फंक्शन, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं फ़र्दर जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करूँगा। आज के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और लॉजिकल होने के साथ साथ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो आपको मेरी बातें जो हैं वो ज़रा ध्यान से सुननी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स दे के ताकि आप लोगों को समझाऊं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर इनका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे स्टैटिक डाटा मेंबर्स का। तो मैं पहले बुक से इसकी बेसिक थ्योरी थोड़ी सी रीड आउट करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को उर्दू ज़बान में इसका तर्जमा जो है वो बताऊँगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्कस करूँगा। A type of data member that is shared among all objects of a class is known as a static data member. डाटा मेंबर्स का एक ऐसी टाइप जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर की जाती है, हम उसे स्टैटिक डाटा मेंबर कहते हैं। द स्टैटिक डाटा मेंबर इज़ डिफाइंड इन द क्लास विद द स्टैटिक कीवर्ड। और स्टैटिक डाटा मेंबर को हमेशा स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल करके क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। When a static data member is defined as static, only one variable is created in the memory even if there are many objects of the class. जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक का लफ्ज़ लगा देते हैं तो उस वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी जो है वो मेमोरी के अंदर क्रिएट की जाती है, चाहे हम उस क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट क्यों ना क्रिएट करते जाएं। अब ये जो मैंने डिटेल बताई है इसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें मेरी बात समझ आई होगी, तो मैं इसे ज़रा प्रोग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ और बड़े ही सिंपल अंदाज में जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर हम लोग क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है याहू। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास मौजूद है और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक डाटा वेरिएबल मौजूद है, ये डाटा मेंबर मौजूद है। अब ये स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो दूसरे डाटा मेंबर से मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है। हमने ये स्टैटिक का कीवर्ड एक नया इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये किस तरह से डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक और डाटा मेंबर लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इंट एक्स मैंने लिख लिया, ठीक है, एक नया जो है वो डाटा मेंबर लिख लिया, सादा डाटा मेंबर। अब फर्ज कर लेते हैं कि मैं इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए, क्लास याहू को इस्तेमाल करते हुए दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। मैं पहला ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करता हूँ और इसी के बाद मैं दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 2 क्रिएट करता हूँ। अब जैसे ही मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, पहला ऑब्जेक्ट फर्ज कर लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करूँगा, फौरी तौर पे मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल जो है बनाया जाएगा x के नाम से और वो ऑब्जेक्ट 1 से ताल्लुक़ रखेगा। इसी तरह जब मैं ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करूँगा, दोबारा से एक वेरिएबल बनाया जाएगा x के नाम से और वो ऑब्जेक्ट 2 से ताल्लुक़ रखेगा। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास एक सेपरेट कॉपी मौजूद है वेरिएबल x की। अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के वेरिएबल x के अंदर कोई भी चेंजेस करूंगा तो उसका इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट 2 के वेरिएबल x के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट 1 का जो वेरिएबल x है वो एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और डाटा मेंबर भी मौजूद है n। अब जिस तरह x क्रिएट हुआ है दोनों के लिए सेपरेट, इसी तरह n भी दोनों के लिए क्रिएट होना चाहिए सेपरेट, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है
और मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट होगा n के नाम से, और यही वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट 1 भी इस्तेमाल करेगा और इसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट 2 भी इस्तेमाल करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जो है इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज करेगा तो वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, अगर ऑब्जेक्ट 2 जो है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ चेंज करेगा तो वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही उस ऑब्जेक्ट ने जो भी मेमोरी एक्वायर की होती है रैम के अंदर, उस मेमोरी को फौरी तौर पे वेकेट करवा लिया जाता है, खाली करवा लिया जाता है डिस्ट्रक्टर की मदद से। ठीक है, लेकिन अगर किसी डाटा मेंबर के साथ स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस मेमोरी को कभी भी वेकेट नहीं करवाया जाता, भले ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। वो डाटा मेंबर तब तक मौजूद रहता है जब तक प्रोग्राम जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता, यानी प्रोग्राम की आखिरी इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक वो स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद रहता है। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम अपने ओरिजिनल प्रोग्राम की तरफ आते हैं और जो बुक का प्रोग्राम है उसे जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आपकी बुक का ओरिजिनल प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो है एक स्टैटिक डाटा मेंबर मौजूद है जिसका नाम n है, और उसके बाद हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। कंस्ट्रक्टर मुझे किस तरह से पता चला कि इसका किसी किस्म का कोई रिटर्न टाइप मौजूद नहीं है, और जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और n की वैल्यू में बाय 1 जो है वो इंक्रीज कर देगा, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उतनी दफ़ा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और उतनी दफ़ा n की वैल्यू के अंदर बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मेरे पास एक वॉइड शो नाम का फंक्शन मौजूद है, एक सिंपल सा मेंबर फंक्शन, जिसके अंदर मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यू हैव क्रिएटेड n ऑब्जेक्ट्स सो फार, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करे हैं। क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा n की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि दूसरी दफ़ा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो तीसरी दफ़ा से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और n की वैल्यू जो है वो इस तरह बढ़ती जाएगी। इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल में हमने कितने कंस्ट्रक्टर्स जो हैं कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने क्रिएट किए हैं इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक हमारे पास यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है इस क्लास नाम के स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए। हमने स्टैटिक वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास जाके जो है वो इनिशियलाइज करवाया। इसके लिए हमने डाटा टाइप लिखी है और उसके बाद हमने क्लास का नेम लिखा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा है और उसके बाद हम n की वैल्यू को 0 असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल जो है वो बनाया है। ठीक, उसके बाद हम लोग इंटीजर यहाँ से हमारा जो है वो मेन फंक्शन शुरू हो जाता है और मेन फंक्शन के अंदर हम याहू डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए, यानी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं x और y। उसके बाद हम इस x की मदद से जो सा कहते हैं, जब x डॉट शो को कॉल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है जो भी इसके अंदर मौजूद होगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम याहू जी के नाम से एक तीसरे जो सा कहते हैं वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, तीसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और दोबारा से x डॉट शो को कॉल करेंगे। पहली दफ़ा जब हम x डॉट शो को कॉल करेंगे तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो 2 होगी, और जब हम दोबारा से x डॉट शो को दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो हमारे पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले होगी वो हमारे पास होगी 3। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहली कॉल थी शो की उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास आंसर आ रहा है यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स सो फार, और इसी तरह जब हमारी सेकंड जो है शो की कमांड एग्जीक्यूट हुई है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास मैसेज आ रहा है यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स सो फार।
अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप शो जो है इसके साथ एक्स वाई जी या जो चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जी डॉट शो लिख देता हूँ, तो मेरे पास तब भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ये देख सकते हैं कि मेरे पास सेम वही आउटपुट आई है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कॉमन होता है, इसलिए चाहे आप जिस मर्जी ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके जो है उस वेरिएबल को एक्सेस करें, सभी की सूरत में जो है वो सेम रिजल्ट ही जो है हमारे पास डिस्प्ले होगा। अब मैं आपको y के साथ भी इसे करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि y के साथ भी सेम रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन है जिसे तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। जबकि अगर हम नॉर्मल जो सा कहते हैं वेरिएबल की बात करें, जिस तरह हमारे पास x जो है वो हमने क्रिएट किया था एक नॉर्मल वेरिएबल, तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट जो है वो मेमोरी के अंदर क्रिएट किया जाएगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा फ्रेंड क्लास के हवाले से। अब फ्रेंड क्लास जो है फ्रेंड फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसे अलाउ होता है किसी भी क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर से एक्सेस करना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ख़ास तौर पे जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं, फ़िलहाल आप लोगों ने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। जो फ्रेंड फंक्शन है ये इस चीज़ के लिए कैपेबल होता है कि ये किसी भी क्लास के अंदर मौजूद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है आउटसाइड द क्लास। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है। आपकी बुक के अंदर भी प्रोग्राम मौजूद था, लेकिन मैं उसे फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसे लेक्चर के एंड पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग एक्चुअल पॉइंट जो है वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है ताकि आप लोग समझ जाएँ पहले। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मेरे पास क्लास है टेस्ट, मैंने टेस्ट के नाम से एक क्लास बनाई है और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया है ए। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ और उस कंस्ट्रक्टर की मदद से इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है 10, ठीक है। और उसके बाद मैं पब्लिक ही एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक कमांड लिख रहा हूँ फ्रेंड वॉइड शो। मैं उस फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ जिसे मैं फ्रेंड बनाना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर। एक ऐसा फंक्शन जिसके नाम से पहले फ्रेंड मौजूद हो और वो आपकी क्लास के अंदर मौजूद हो, तो वो फंक्शन आपकी क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब क्लास के कंप्लीट होने के बाद हम अपने फ्रेंड फंक्शन को चेक करते हैं। हमारा फ्रेंड फंक्शन जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी सी आउट स्टेटमेंट के अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। जबकि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद किसी भी वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी इस ब्रैकेट से बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ विद इन द क्लास ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उस क्लास के अंदर कोई फ्रेंड फंक्शन लिख देते हैं तो वो फ्रेंड फंक्शन जो है इस चीज़ के लिए कैपेबल होता है कि वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों के नीचे मौजूद वेरिएबल्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है आउटसाइड द क्लास। फिलहाल प्रोटेक्टेड जो है एक्सेस स्पेसिफायर वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट चैप्टर जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक और एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्राइवेट से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पब्लिक से मिलती हैं। तो अगर आप फ्रेंड फंक्शन लिखते हैं तो फ्रेंड फंक्शन इन दोनों एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद मेंबर को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। अब मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम की लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ तक हमारे पास एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहा है। उसके बाद हमने फ्रेंड वॉइड शो के नाम से एक फंक्शन लिख दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी फंक्शन जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर मैं एक पैरामीटर लिख रहा हूँ। इस पैरामीटर की टाइप वही है जो कि मेरी क्लास की टाइप है
और डाटा टाइप के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ एक्स। जिस तरह हम एक नॉर्मल फंक्शन के लिए पैरामीटर लिखते हैं, इंट एक्स लिखते हैं, यहाँ पर हमने वही डाटा टाइप इस्तेमाल की है जो कि क्लास की डाटा टाइप है। उसके बाद अब उस फंक्शन की डेफिनेशन जो है आउटसाइड द क्लास मौजूद है। डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास में हम उस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, उसकी रिटर्न टाइप लिख रहे हैं जो कि हमने क्लास के अंदर लिखी है, और यहाँ पर हम दोबारा से उसी पैरामीटर का नाम लिख रहे हैं और यहाँ से हमारी करली ब्रैकेट्स स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, यानी कि मैं इस ऑब्जेक्ट में से, यानी कि यहाँ पर जो भी पैरामीटर आएगा उसमें से ए की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स डॉट ए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करूंगा, कोई सिंपल पैरामीटर पास नहीं करूंगा बल्कि एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो उस ऑब्जेक्ट में से मैं इस ए की वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट करूंगा। आप मेन फंक्शन देखें, मेन फंक्शन के अंदर मैं अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैंने रखा ऑब्जेक्ट। फिर मैंने शो फंक्शन को, आप एक डिफरेंस यहाँ पर नोट करेंगे कि अगर ये फंक्शन जो है इस क्लास का हिस्सा होता तो इसे कॉल करने का मेरे पास तरीकाकार था ऑब्जेक्ट डॉट शो। ठीक है, ये तरीकाकार इस्तेमाल होना था अगर ये फंक्शन जो है इस क्लास का हिस्सा होता। क्योंकि ये इस क्लास से ताल्लुक नहीं रखता, इसीलिए मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इसके नाम से कॉल करूंगा। और जब मैं इसे इसके नाम से कॉल कर रहा हूँ, शो के नाम से, तो मैंने इसे एज अ पैरामीटर जो है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने इसे एज अ पैरामीटर पास कर दिया। वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक्स के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पर इस वेरिएबल ए की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट में से इस ए की वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट में से जितने वेरिएबल्स चाहें उतने वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेरिएबल बी भी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बी जो इंक्रीज कर रहा हूँ वेरिएबल्स की तादाद, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखें, मैं पैरामीटर्स की तादाद नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर पैरामीटर्स की तादाद इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इन दोनों वेरिएबल्स का जो है वो मालिक है, या दोनों वेरिएबल्स डाटा मेंबर्स जो हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो इनसे एज होल जो है हमने पास करना है। तो नेक्स्ट जो मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, कंट्रोल सी, द वैल्यू ऑफ बी इज, तो मैं यहाँ पर एक्स डॉट बी लिख के बी वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करूंगा इसमें से। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों डाटा मेंबर्स जो हैं, जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद हैं, उनकी वैल्यू जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है एक और फंक्शन बनाता हूँ आउटसाइड द क्लास, इसी फंक्शन के नीचे void get के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल ए की वैल्यू जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने वेरिएबल ए की वैल्यू जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास एरर जनरेट होगा, और उस एरर जनरेट होने की रीज़न जो है वो ये है कि ये गेट नाम का फंक्शन आउटसाइड द क्लास एक ऐसे फंक्शन को, ऐसे डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जिसकी इसे इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्लास का फ्रेंड नहीं है। शो जो है वो हमारी क्लास का फ्रेंड है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसे वेरिएबल ए को एक्सेस करने की इजाज़त है। यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट, और इसे भी ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, और यहाँ पर ये टेस्ट
पैरामीटर को लेने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं सेम वही कमांड्स दे रहा हूँ जो कि मैंने शो फंक्शन के लिए दी हैं। किसी किस्म की कोई चेंज नहीं ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ रहा है ए इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है उसे एक्सेस नहीं कर सकता, इसे अलाउ नहीं है उसे एक्सेस करना। सिर्फ वही फंक्शन जो है प्राइवेट मेंबर को या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है जो कि हमारी क्लास का फ्रेंड है। आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी किस्म की कोई गलती इसके अंदर नहीं मौजूद। अब हम बुक वाली एग्जांपल करते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसीलिए पहले ये वाली एग्जांपल इस्तेमाल कर रहा था ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना पेश आए। अब जिस तरह आपके टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे इसी तरह आपकी एग्जांपल्स जो हैं प्रोग्रामिंग की वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। आप लोगों इसके ऊपर मेहनत करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तभी जो है आप लोग प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। अब यहाँ पर हमने क्लास बी जो है उसकी डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दी है, किसी किस्म की कोई डेफिनेशन नहीं दी। ठीक है, आप देख सकते हैं जस्ट क्लास बी लिख के यहाँ पर इसने एंड पे सेमीकोलन लगा दिया है। ठीक है, उसकी रीज़न भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप समझेंगे जी हमने क्लास बी की डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दी, डेफिनेशन बाद में देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लास ए जो है वो शुरू की। अब यहाँ पर हमने इसकी डिक्लेरेशन के साथ ही इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल हो रहा है और उसके नीचे हमारे पास एक डाटा मेंबर मौजूद है ए, और उसके बाद हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि इस वेरिएबल ए को इनिशियलाइज करवा रहा है 10 से। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। हमने एक फ्रेंड फंक्शन है, एक फंक्शन है वॉइड शो के नाम से, हमने उसे इस क्लास का फ्रेंड बना दिया है। और यहाँ पर इसे दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक तो क्लास ए टाइप का और दूसरा जो है वो क्लास बी टाइप का। आप चाहें तो सिर्फ जो है वो डाटा टाइप इस्तेमाल करके भी पैरामीटर्स जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर पैरामीटर एक्स कर दें या फिर यहाँ पर वाई कर दें, तब भी जो सा कहते हैं किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल डाटा टाइप लिखने से भी जो है वो पैरामीटर जो है पास ऑन हो जाता है। तो मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है, आप अगर सिंपल फंक्शन के अंदर इंट लिख दें और साथ में कॉमा लिख के दूसरी साइड फ्लोट लिख दें, तब भी जो सा कहते हैं आप उसे दो पैरामीटर्स पास करेंगे, बेशक आपने डाटा टाइप के साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल लिखा है या नहीं लिखा। अच्छा जी, अब हमने इसे फ्रेंड बना दिया जो सा कहते हैं और क्लास ए का। ठीक है, और उसके बाद हम क्लास बी की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लास बी की डेफिनेशन में हम प्राइवेट जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक वेरिएबल बना रहे हैं बी के नाम से और उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर की मदद से 20। अब सेम उसी फंक्शन को हम इस क्लास का भी फ्रेंड बना रहे हैं। ठीक है, जब हम सेम फंक्शन को दो क्लासेस का फ्रेंड बनाते हैं तो वो फंक्शन इन दोनों क्लासेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि वो क्लास ए के प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस करने की सलाहियत रखता है और इसी तरह क्लास बी के भी प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद हम यहाँ पर उस फंक्शन की जिसे हमने इन दोनों क्लासों का फ्रेंड बनाया है उसकी जो है वो डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है जी, हमने उस पहली डाटा टाइप यानी कि ए के लिए एक वेरिएबल एक्स लिख दिया और उसके बाद बी के लिए वेरिएबल वाई लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक लोकल जो सा कहते हैं वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर इंट आर के नाम से। अब ये फंक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट ए के वेरिएबल जो सा कहते हैं ए और ऑब्जेक्ट बी के वेरिएबल जो सा कहते हैं बी की दोनों वैल्यूज़ को जमा करवाएं यहाँ पर एक्सेस करके, और एक्सेस करने के बाद दोनों की वेरिएबल्स की जब वैल्यू जमा हो जाएंगी तो उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकें। इसीलिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने सी आउट स्टेटमेंट में एक्स डॉट ए की मदद से जो सा कहते हैं ऑब्जेक्ट ए के वेरिएबल ए की वैल्यू को एक्सेस किया है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बी के जो सा कहते हैं ऑब्जेक्ट बी के वेरिएबल जो सा कहते हैं बी को एक्सेस किया वाई डॉट बी की मदद से। उसके बाद हमने यहाँ पर आर नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज़ को जमा किया था उन्हें सी आउट कमांड की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। पहले हम ए डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करते हैं। उसके बाद बी डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम शो नाम के फंक्शन को ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, और वो इस फंक्शन की मदद से जो सा कहते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से पहले ऑब्जेक्ट 1 में से जो सा कहते हैं ए की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, और ऑब्जेक्ट 2 में से जो है वो बी की वैल्यू जो है इस स्टेटमेंट की मदद से निकाल लेता है। ठीक है, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूं, और उसके बाद है ये देखें, अब द वैल्यू ऑफ द क्लास ए ऑब्जेक्ट, कौन सा क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 10 आ रही है, और द वैल्यू ऑफ द क्लास बी ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ रही है, और इन दोनों को सम करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो आंसर जो है वो 30 आ रहा है। अब यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो आपको बताने वाला ये है कि यहाँ पर क्लास बी की डिक्लेरेशन जो है वो पहले क्यों प्रोवाइड की है। मैं पहले इसे कमेंट में चेंज करता हूँ और दोबारा से कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया, मेरे पास फौरी तौर पे एक एरर जनरेट हुआ है। एरर क्या जनरेट हुआ है कि आपने फ्रेंड फंक्शन के अंदर एक ऐसी डेटा टाइप इस्तेमाल की है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये देखें, एरर बी हैज़ नॉट फाउंड, बी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब क्योंकि कंपाइलर जो है वो कंपाइलेशन स्टार्ट करता होता है यहाँ से ऊपर से लाइन बाय लाइन, जबकि क्लास बी जो है वो मैं नीचे डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ से उसकी डिक्लेरेशन है, इस्तेमाल मैं उसे यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर वाली लाइन में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको किसी भी वेरिएबल की या डाटा टाइप की डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, आप उसके बाद उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने उसे ऊपर इस्तेमाल करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू में ही इस क्लास की डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे चाहे यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँ चाहे यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन बेशक मैं बाद में भी प्रोवाइड कर दूँ, तब भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप किसी भी वेरिएबल को या फिर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसे डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, जब आप उसे एक डिक्लेयर कर देते हैं, आप उसकी डेफिनेशन बेशक प्रोग्राम के एंड में दे रहे हैं या शुरू में दे रहे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसे दोबारा से कंपाइल करूंगा तो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। आप इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को जो है वो बार बार प्रैक्टिस करें, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके देखें, और इसके फर्दर जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, और इसी फ्रेंड नाम के फंक्शन को, इस शो नाम के फंक्शन को जो है आप फर्दर जो है क्लासेस का हिस्सा बनाएं। ठीक है, आपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। आपने मज़ीद 2 क्लासेस जो हैं इसके अंदर ऐड करनी है। उन 2 क्लासेस के अंदर इसी फंक्शन को जो है फ्रेंड बनाना है। फ्रेंड करने के बाद उनके वेरिएबल्स में से भी जो है डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सबको सम करना है, और सबकी अलग-अलग वैल्यू भी जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है। इस तरह से अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक जो आपको समझ आ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे इससे पहला जो टॉपिक था स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।